अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। हमारे चैनल सबा स्वीट वॉइस में आप सबका मोस्ट वेलकम। दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप सबको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उसकी शुरुआत। सुनो, एक बात बोलूं तो बुरा मत मानना, पर मैं बिल्कुल सच्ची बात, तुम्हारी माँ को ज़रा सा भी मैनर्स नहीं है। तुम तो कहते थे तुम्हारी माँ थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है, बैठक हमारे कमरे में चली आती है, और तुम हो कि माँ माँ कहकर लिपट जाते हो। तुम क्या छोटे बच्चे हो? कह दो, जब भी हमारे कमरे में आए तो नाक के आए। हाँ, अपने पापा से भी कह देना, लुंगी और बनियाइन में घर में ना घूमा करें। पहले की बात अलग थी, अब मैं भी रहती हूँ तो थोड़ा मर्यादा में रहें। बस लोग बहू को ही सीख देते हैं, अपनी आदत सुधारते नहीं हैं। और हाँ, मुझे देर से जगने की आदत है, तो सुबह मुझे जल्दी मत जगाना। रिया अपने पति पीयूष से कहती है। पीयूष बोला, रिया ये कैसी बात कर रही हो? मेरे रहते भला तुम्हें किसी बात की परेशानी होने दूंगा क्या? पर एक बात है, तुम देर तक कैसे सो सकती हो? घर में अभी भी कुछ मेहमान हैं, सारे मेहमान चले जाएं, उसके बाद जैसी मर्जी रहना। और मैं पापा से वो सब कैसे कह सकता हूँ जो तुमने मुझसे कहा है? अभी अभी तुमने कहा वो मुझसे बड़े हैं, और वैसे माँ तो कह रही थी कि कल तुम्हारे रसोई पूजन की विधि है, तो तुम देर तक कैसे सो पाओगी? थोड़ा तो एडजस्ट करो, उसके बाद तुम्हारी जैसी मर्जी हो रहना। तुम घर की रानी बन के रह सकती हो, कोई तुमसे कुछ नहीं कह सकता। रिया बोली, इसलिए, बस इसलिए मैं ऐसे घर में शादी करना चाहती थी जहाँ लड़का शादी के बाद अलग रहता हो। अरे ये घर है या चिड़िया का घोंसला? दिन भर कमरे में कोई ना कोई किसी न किसी बहाने आता रहता है। ऐसे थोड़ी होता है। प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। ना जाने मेरे पापा को क्या दिख गया यहाँ तुम्हारे परिवार में। और शादी के पहले तुम तो कहते थे इस घर में रोक टोक करने वाला कोई नहीं है, पर इन 2 दिनों में ही मैं तुम्हारी माँ ने नाक में दम कर दिया है। हर वक्त बहू खाना खा लो, बहू चाय पियोगी। अरे कोई इतना पूछता है? पीयूष हंसकर बोला, तुम भी हद करती हो। कोई सास अपनी बहू को पूछता नहीं है, और मेरी माँ तुम्हें पूछती है तो तुम्हें बुरा लगता है, तो उसमें भी तुम्हें दिक्कत है। चलो अब सो जाओ, अब देर नहीं हो रही है। इतना कहकर पीयूष मुस्कुराता हुआ दूसरी तरफ करवट लेकर सो गया। रसोई पूजन की विधि के लिए जब पीयूष की माँ विमला जी ने रिया से कहा, तो वो बोली, मम्मी जी शादी में इतने पैसे खर्च करने गए, मैन्यूकोर और करवाई, और रसोई में मेरे नाखून खराब हो जाएंगे। विमला जी धीरे से बोली, बहू रिश्तेदारों के सामने ये सब नहीं कहते हैं। ठीक है, मैं खीर बना दूंगी, तुम हाथ लगा देना, और उन लोगों से कह देना कि तुमने बनाया है। समय बीतता गया। जब भी विमला जी किसी काम के लिए रिया को कहती, वो किसी न किसी बहाने टाल देती। एक सुबह जब दूध वाला आया तो विमला जी को देखकर बोला, भाभी जी, नई बहुरिया आने के बाद भी आप ही दिन भर काम कर रही हैं। बस फिर क्या बात थी? ये बात रिया ने सुन लिया। बाहर आकर बोली, गवार दूध वाले, अपनी हैसियत में मत भूल। तू क्या मेरे रिश्तेदार है जो मेरी सास को ज्ञान दे रहा है? दूध देना है तो दो, वरना यहाँ से चल जा, निकल। ऐसा कहते हुए आस पड़ोस की सभी औरतें रिया की आवाज़ सुनकर बातें करने लगी और हंसने लगी। ये सब देखकर विमला जी ने रिया का हाथ पकड़ा और बोली, बहू तुमसे विनती करती हूँ, अपनी आवाज़ थोड़ी नीचे रखो। अरे सच बात के लिए अगर आवाज़ ऊंची करो तो अच्छा भी लगता है, पर किसी का अपमान करने के लिए आवाज़ ऊंची करना ये तो सही नहीं है।
मानती हूँ वो दूध बेचता है, पर उम्र में तुमसे कितना बड़ा है, इसका तो लिहाज करो। रिया बोली, हद होती है, इस घर में बहू से ज़्यादा एक दूध वाले की इज्जत है। मैं इसलिए इस घर में रहना नहीं चाहती। पहले ही दिन से मुझे आप लोगों की आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, पर क्या करूं, पति ही ऐसा है जो माँ बाप की हर बात में हाँ कहता है। छोड़िए, मैं भी किस अनपढ़ और जाहिल औरत से बात कर रही हूँ। जाइए, मेरे लिए खाना लगा दीजिए। इतना कहते रिया अपने कमरे में जाकर कानों में एयरफोन लगाकर बैठ गई। वहीं विमला जी के पति बैठे हुए थे और उन्होंने कौशल बाबू ने जब ये सब सुना तो बोले, विमला, बहू के बात करने का तरीका तुम्हें सुधारना होगा, वरना समाज में हमने जो इज्जत बनाई है वो मिट्टी में मिल जाएगी। उसे बताओ कि आज जो उसके पास है पहले नहीं था। बड़ी मेहनत और लगन से हमने इज्जत और समाज में अपनी एक जगह बनाई है। उसकी पालतू की आज़ादी के लिए हम अपने इज्जत दांव पर नहीं लगा सकते। विमला जी हाय दिन रिया को अपनी बेटी की तरह समझाती थी, पर वो उल्टा उन्हें जवाब देती थी और घर का एक काम नहीं करती थी। हद तो तब हो गई जब एक दिन रिया बोली, मम्मी जी, मेरे पैरों में बहुत दर्द है। आप तो पूरे दिन घर में बैठी रहती हैं, तो मेरे पैरों में की मालिश ही कर दीजिए। कौशल जी बोले, बहू, तुम्हें तुम्हारी सास बैठी हुई दिखती है? अरे तुम्हें हाय आए हुए 5 महीने हो गए हैं, फिर भी दिन रात तुम्हारी सास ही रसोई में लगी रहती है। बाहर का सारा काम मैं कर देता हूँ और पैरों में तुम्हारे दर्द हो रही है। अगर दर्द हो रहा है तो किसी से तेल लगवा मालिश वाली को बुला लो। अपनी सास की तकलीफ को देखो, उसकी उम्र हो गई है। क्या ये सब शोभा देता है? रिया बोली, ससुर जी, मैं आपसे राय मांगी जो आप दे रहे हैं। जब पूछा जाए तभी आप अपनी राय दीजिए। बेकार में फालतू मशवरा देने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप जितना खुद को समझदार समझते हैं उतना है नहीं। तो चुप रहिए, और किसी मालिश वाली को बुलवाएंगे तो वो फ्री में कर देगी। मेरा पति अकेला कमाता है और घर में खाने वाले इतने लोग हैं। अरे आप लोग नहीं बचाएंगे तो मुझे तो बचाना ही होगा ना। आप लोग अपना अगर इंतज़ाम कर लेते हैं तो मुझे इतनी कंजूसी नहीं करनी पड़ती। विमला जी बोली, जाने दीजिए जी, अगर इसके पैर में सच में दर्द है तो मालिश कर ही देती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेटी होती तो उसकी भी देखभाल मैं इसी तरह करती। कौशल बाबू बोले, विमला, तुम्हारी भावना बिल्कुल निस्वार्थ है। मैं जानता हूँ तुम इसे बेटी समझती हो, पर क्या मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि ये तुम्हें बिल्कुल भी अपनी माँ नहीं समझती है? अगर तुम्हारी जगह इसकी माँ होती तो क्या ये अपनी माँ को भी दिन रात काम करने देती और उसके बाद उनसे पैरों की मालिश करवाती? चलो तुम कमरे में आराम करो। रिया बोली, मैं सोचती थी प्यार से बात करूं तो आप लोगों को हर बात समझ में आ जाएगी, पर आप लोग समझने वाले नहीं हो। अब जो मैं करूँगी फिर ना कहना कि मैं वार्निंग नहीं दी थी। आने दो आज आपके बेटे को। आज सारे फैसले ना करवा दिए तो मेरा नाम रिया नहीं। अब तो मैं अलग अपना घर बसाकर ही रहूँगी। मुझे भी आज़ादी से जीने का हक है। तुम जैसे नमक हराम लोगों के साथ मैं नहीं रह सकती। इतना कहकर रिया मुंह फुलाकर बैठ गई और पीयूष का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही शाम में पीयूष दफ्तर से लौटा, घर में हंगामा शुरू हो गया। जब उसने भी रिया की बात नहीं मानी तो रिया ने रो धोकर अपने माता पिता को बुला लिया। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आस पड़ोस के लोग भी बाहर बैठकर मज़े ले रहे थे कि एक बहू ने पूरे घर को
सर पर उठा रखा है। महिला पूछी, आज मोहल्ले में अच्छी खासी चहल पहल है। विमला जी की पड़ोसन बोली, हाँ, विमला जी की बहू ने आज बवाल जो खड़ा कर दिया है। कुछ वक्त में विमला जी के परिवार वाले और रिया के माता पिता सब मौजूद हो गए थे। सबके सब सुलह करवाने के लिए आए थे। बाहर पड़ोस के सभी लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि अभी 6 महीने पहले ही बहू आई है और अपनी अलग गृहस्थी बसाना चाहती है। पड़ोस की कमला बोलने लगी, बताओ, नई बहू अभी से सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती है, तभी तो उसके माँ बाप बीच का रास्ता ढूंढने के लिए आए हैं। घर वाले आपस में बात कर रहे थे। हर कोई अपनी अपनी बात बोले जा रहा था। वहीं एक तरफ बैठे कौशल जी और विमला जी एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे और चुपचाप सबकी बातें सुन रहे थे। वहीं रिया रो रो कर अपने माता पिता को बता रही थी कैसे उसके सास ससुर उसे परेशान करते हैं, बात बात पर टोकते हैं। पीयूष ने अपने सास ससुर को समझाया और बैठाकर बात की कोशिश की, लेकिन उसकी तो कोई सुन ही नहीं रहा था। सच कहा किसी ने, भला ऐसे मामलों में लड़की की कोई सुनता कहाँ है। विमला जी आंखों में आंसू आ गए जब वो चारों तरफ से अपने घर का तमाशा होते देख रही थी, तो उन्हें बहुत बुरा लग रहा था और सोच रही थी कि कैसे उन्होंने इस घर को बनाया था। विमला जी जब शादी करके आई थीं तब कौशल जी की स्थिति अच्छी नहीं थी। घर में सास ननद सब थे, पर कमाने वाला सिर्फ एक था और घर के नाम पर 2 कमरे, एक में सास और ननद रहती थी तो दूसरे कमरे में विमला जी अपने बच्चों के साथ रहती थी। उनके कमरे में ही रसोई था तो सोना सब एक ही कमरे में होता था। फिर भी विमला जी के संस्कार ऐसे थे कि उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की। कौशल बाबू कहते थे, धैर्य रखो विमला, एक ना एक दिन हमारा भी एक अच्छा घर होगा, और इसमें विमला जी ने उनका पूरा सहयोग दिया। कौशल जी की कमाई ज़्यादा नहीं थी, फिर भी उन्होंने तिनका तिनका करके घर का खर्च, बहन की शादी और बच्चों की पढ़ाई, तो विमला जी ने सिलाई कढ़ाई करना शुरू किया। यहाँ तक कि अपनी इच्छाओं को भी कभी पति के सामने जाहिर नहीं करती थी ताकि वो परेशान ना हो जाएं। देखते ही देखते समय बीतने लगा। 2 कमरे के मकान में आधी उम्र निकल गई और अपना घर बनाने का सपना सपना ही रह गया। फिर सोचने लगे पीयूष की पढ़ाई के बाद कैसे भी करके 2 कमरों का मकान बना ही लेंगे और बहन की शादी करके उसे विदा किया। समय बीतता, कौशल बाबू की माँ ने आंखें मूंद ली। वो दुखी हुए पर क्या करते, जीवन तो चलना ही था। धीरे धीरे दोनों पति पत्नी के संघर्ष ने रंग लाया और 2 कमरे का पूरा मकान तैयार हुआ। पीयूष की पढ़ाई भी पूरी होने के बाद उसे नौकरी लग गई। अब दोनों को लगा कि उनकी मेहनत रंग लाई, बस अब घर में अच्छी बहू आ जाए जो इस घर को स्वर्ग बना दे। खुद तो आज तक दोनों पति पत्नी कष्ट में रहे, पर बहू के आने से पहले हर चीज़ उपलब्ध करवाया, हर चीज़ का सामान लाकर उसके जगह पर रख दिया कि मेरी बहू को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। पर उन्हें क्या मालूम था कि जिसके आने की तैयारी में वह खुशी मना रहे हैं, अपनी पलकें बढ़ा रहे हैं, वही उनके राह में कांटे बिछा देगी और उन्हें खून के आंसू रुलाएगी। वक्त रहते सब तैयार हो गया। अब खुद का घर, बेटे की अच्छी नौकरी थी, इसलिए रिया का रिश्ता पीयूष के लिए सामने से चलकर आया। देखने में भी सबको भली लगी, इसलिए उन्होंने हाँ कर दी। शादी के दूसरे दिन से ही रिया को सास ससुर के साथ रहना रास नहीं आया और आजकल के जनरेशन का परिवार से मतलब पति पत्नी और बच्चों से होता है।
यही सोचकर रिया ने भी शादी की थी। वो सास ससुर को बंदिश समझती थी। गलती से भी विमला जी कुछ कह देती तो उसे लगता था कि ये लोग मुझे रोक टोक रहे हैं, जबकि घर का सारा काम लगभग विमला जी ही करती थी। बाहर से सब्जी भाजी सामान लाना कौशल जी करते थे। कहीं आने जाने पर भी कोई रोक टोक नहीं था। और जब भी पीयूष ड्यूटी या दफ्तर जाता था तो रिया को ले जाता था। विमला जी अपने लिए खाना खुद बना लेती थी, लेकिन उससे कभी कुछ नहीं करती थी। उसे समस्या थी। अब तो आए दिन वो पति से झगड़ा करती, उसे अलग रहना, अपनी अलग अलग गृहस्थी बसानी है। पीयूष भी हर बार समझा कर टाल देता था, लेकिन पिछले 2-3 महीने से रिया की माँ आए दिन उसे कुछ न कुछ सुझाव देती रहती और वो बात बात पर झगड़ा करती रहती। बात इतनी बिगड़ने लगी कि घर की शांति भंग हो चुकी थी और आज तो उसने हद कर दी थी। सुबह से जो झगड़ा शुरू किया तो शाम तक चलता ही रहा। अगले दिन रिया अपने कमरे में ही बैठी रही, जबकि पीयूष ऑफिस जा चुका था। विमला जी को लगा शायद उसकी तबीयत खराब है। वो उसे देखने चली गई और पूछने लगी, रिया बेटा, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम कहो तो मैं चाय बनाकर कमरे में दे देती हूँ। फिर क्या था, रिया को मौका मिल गया। उसने कहा, आप मेरे कमरे में बिना पूछे कैसे आ जाती हैं? आपको समझ में नहीं आता क्या? बचपन में आपकी माँ ने आपको कुछ नहीं सिखाया था? अरे उनका छोड़ो, वो तो गंवार होंगे, पर पति और पढ़े लिखे बेटे के साथ रहकर भी तो कुछ सीख पाई। आपको इतना भी तमीज़ नहीं है कि बेटे बहू के कमरे में जाते हैं तो दरवाज़ा नॉक करते हैं। पहले दिन से ही मैं बोली जा रही थी, पर आप लोग ही सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। विमला जी बोली, बहू, मुझे लगा तुम्हारी तबीयत खराब है, इसलिए तुम्हें देखने चली आई, पर तुम तो मेरे बारे में गलत ही सोच रही हो। तुम तो मेरी बच्ची जैसी हो, फिर मैं तुम्हारे लिए अपने मन क्यों गलत राय रखूंगी? क्या क्या कह रही हो बहू? कुछ तो मेरी उम्र का ख्याल करो। कहते कहते वो रो पड़ी, पर रिया सुनने को कहाँ कि तैयारी नहीं थी। वो बोले जा रही थी, ये सब बहाने हैं। भला बहू किसको अच्छी लगती है? मेरे कोई ज़िंदगी ही नहीं है। अब जब देखो टोका टाकी करती रहती हैं। थोड़ा लेट उठ जाएंगी तो क्या पहाड़ टूट जाएगा? मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ यहाँ। मुझे घुटन सी हो रही है। मुझे अलग रहना है। ये घर नहीं चिड़िया खाना है। हर बात में लोग टोकते हैं। कहीं भी कहीं किसी के वक्त मेरे कमरे में घुस जाते हैं। फिर रिया ने रो रो कर पहले तो सारा घर सर पर उठा लिया, फिर अपने मायके फ़ोन कर दिया और अब उसी की मीटिंग चल रही थी। ये हार कर कौशल बाबू ने पीयूष को भी फ़ोन करके बुला लिया। अचानक रिया के मम्मी पापा को देखकर वो भी हैरान था। रिया की माँ रंजीता जी कौशल बाबू से बोली, देखिए समधी जी, हमारी बेटी आपके साथ नहीं रहना चाहती है और हम इसे इस तरह रोने के लिए आपके घर में छोड़ नहीं सकते हैं। अब इसका कुछ तो निवारण निकालना ही पड़ेगा। मैं बेटी की माँ हूँ, मैंने उसे विदा किया है, पर वो खुश नहीं है तो ये जानकर मुझ पर क्या बीतेगी आप लोग समझते हैं? कौशल बाबू बोले, अब समझ में आया कि आपकी बेटी की दिक्कत क्या है। अरे जब जड़ में ही घुन लगा हुआ है तो देखिए समधन जी, मैं समझ रहा हूँ कि आपकी बेटी को दिक्कत हो रही है, मगर इतना कौन राई का पहाड़ बनाता है? आपकी बेटी अलग रहना चाहती है तो रहे, अपनी गृहस्थी बसाना चाहती है तो शौक से बसाए। किसने मना किया है? हमें उसके अलग रहने से कोई एतराज़ नहीं है। पीयूष अपने माता पिता की बहुत इज्जत करता था। उसने झट से कहा, पापा आप
कैसी बातें कर रहे हैं। कौशल बाबू ने इशारे से पीयूष को आश्चर्य दिया। ससुर की बातें सुनकर रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे लगा चलो अब मेरी मनसा पूरी हो गई। बेटी को खुश देखकर रंजीता जी बोली, चलिए समधी जी, इतनी समझ तो आप में भी, तो बताइए कि आप इस घर में कौन सा हिस्सा अपने बेटे बहू को दे रहे हैं। आपका जीवन तो कट गया है, तो अच्छा हिस्सा इन्हें दीजिए ताकि हम अपने रहते इनकी गृहस्थी सेट करके जाएं और फिर बच्चे आपके पास ही तो रहेंगे, फिर आप कहीं भी रह लेंगे, क्या दिक्कत है। अरे माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते, और आप हैं कि बुढ़ापे में संपत्ति को अपना शहर मानते हैं। कैसे ही वृद्धि माँ बाप के लिए संपत्ति इतनी कुछ कर हो जाती है, समझ नहीं आता, परेशानी का सबब बन जाती है। कौशल बाबू मुस्कुराकर बोले, समधन जी, आखिर मैं भी एक पिता हूँ। जैसे आपने अपनी बेटी विदा की है तो मैं भी अपने बेटे को विदा कर दूँगा, पर इस मकान में हिस्सा नहीं दूँगा। इस मकान में को मैं बैठने दूँगा। अब इसके लिए अगर आप दामाद को विदा करके ले जाना चाहती हैं तो शौक़ से ले जाइए। कौशल बाबू की बातें सुनकर सब सहकते में आ गए। पीयूष बोला, पापा आप कैसे बातें कर रहे हैं, मैं आप लोगों से अलग नहीं रह सकता। कौशल बाबू बोले, हाँ बेटा मैं जानता हूँ। रिया झट से बोली, अच्छा तुम अपने माँ बाप से अलग नहीं रह सकते हो और मुझसे अलग रह सकते हो, और ससुर जी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आखिर इस घर पर हमारा भी हक है। कौशल बाबू बोले, हक किसी बात का, देखो बहू इस गलत फहमी में मत रहना, ये घर पूरी तरह से मेरा है और विमला का है। हमने पाई पाई जोड़कर इस घर को खड़ा किया है। इस मकान को घर बनाने के लिए अपनी अनगिनत मेहनत, अनगिनत इच्छाओं को हमने मारा है। इसकी एक एक ईंट में हमारे खून पसीने की कमाई है। अगर तुम्हें अपनी अलग गृहस्थी बसानी है तो बेशक बसाओ, लेकिन अपने दम पर, ससुर के दम पर नहीं। और रही बात पास रहने की, तो समधन जी चिंता मत कीजिए, आसपास कई मकान खाली है, कोई भी किराए का ढूंढ कर दे दूंगा। आपकी बेटी को कोई परेशानी नहीं होगी। रिया बोली, सुन रहे हो तुम्हारे बाप की बात, बड़े भक्त बने रहते हो, देख लो क्या कह रहे हैं। कौशल बाबू जी बोले, बहू मेरे बेटे से क्या कहती हो, वो बेचारा गाय है, सींग तो तुम्हारे निकल आए थे। ना तुम अपनी माँ की बातों में आती और ना अपनी गृहस्थी को अलग आग लगाती, तो अपनी माँ के साथ जाकर रह लो। कौशल बाबू की बात सुनकर रिया की सीटी पिट्टी गुम हो गई। उसे इस तरह के जवाब की बिल्कुल उम्मीद न थी। अब नए तरीके से गृहस्थी शुरू करना कोई बच्चों का खेल तो नहीं था और ना ही रिया के बस की बात थी। रिया ने पिता की तरफ देखा तो वो कौशल बाबू के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, समधी जी मैं आपकी एक एक बात से सहमत हूँ। बेटा रिया, मैं तो यही कहूँगा कि अपनी मेहनत की कमाई का गुरूर ही कुछ और होता है, और जिसने गृहस्थी खुद बसाई है उसे ही अहमियत पता होती है। बसी बसाई गृहस्थी दूसरे की लेकर उस पर तुम क्या ही अपना अधिकार बता पाओगी, और जो संपत्ति इन्होंने अपने दम पर खड़ा किया है उसमें तुम हिस्सा कैसे मांग सकती हो। हिस्सा लेना बहुत आसान है, पर चीज़ों को अपने दम पर खड़ा करना उतना ही मुश्किल है। अगर तुम करना चाहती हो तो उसमें तुम्हारा पति का भी तो सहयोग होना चाहिए, पर वो तो अपने माता पिता से अलग ही नहीं होना चाहता। अब बताओ ऐसे आज़ादी लेकर तुम क्या करोगी जिसमें तुम्हारे पति का ही सहयोग ना हो। रिया को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि
ये क्या हो रहा है? उसने अपनी माँ की तरफ देखा। रंजीत जी बोले, बेटा अब मुझे भी लगता है तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। शायद मैं ही गलत था, तुम्हें गलत सलाह दे दी। पर तुम फिक्र मत करो, किराए के कमरे में भी तेरा सारा सामान मैं शिफ्ट करवाऊंगी। आखिर माँ हूँ ना, मुझे अच्छे से पता है तुझे अकेले काम करने में कितनी परेशानी होती होगी। रिया गुस्से में अपने सास ससुर के खिलाफ उल्टा सीधा बोलने लगी। पीयूष से रहा नहीं गया, उसने सबके सामने एक जोर का थप्पड़ मारा और अपने सास ससुर से माफ़ी मांगते हुए बोला, मैं ये करना नहीं चाहता था, पर आपकी बेटी ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं अपने माता पिता का अपमान अब बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। जो औरत 6 महीने में मेरे माँ बाप को मुझसे अलग करना चाहती है, कौन जानता है 6 साल बाद वो मेरे माँ बाप को वृद्धा आश्रम भेजने के लिए कहे। मैं वो नौबत आने ही नहीं दूंगा। बेहतर है आप अपनी बेटी को अपने साथ ले जाइए। इसे आज़ादी चाहिए तो जी जाकर आज़ादी से, पर अपनी आज़ादी के लिए ये मुझे मेरे माँ बाप से अलग नहीं कर सकती है। अब रिया के पास कोई विकल्प नहीं था। अब वो करे भी तो क्या करे? फिर उसने देखा कि उसके माता पिता भी उसके साथ होकर भी नहीं हैं, तो थक हार कर उसने अपने के लिए हर किसी से माफ़ी मांगी। कौशल बाबू और विमला जी ने अपना हृदय विशाल किया और बहू को माफ़ कर दिया, पर पीयूष ने सबके सामने कहा, आज मैं हर बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। जीवन में कभी भी तुम मुझसे उम्मीद नहीं रखना कि मैं अपने माँ बाप के खिलाफ हो जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं आज उनके खिलाफ हुआ तो कल को मेरे बच्चे मेरे खिलाफ हो जाएंगे। तुम तो अलग घर बसाने की सोच रही थी, हमारे बच्चे तो पहले ही दिन हमें घर से बाहर निकाल देंगे, जो मैं होने नहीं दूंगा। रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। धीरे धीरे उसने घर का काम करना सीखना शुरू किया और विमला जी का हाथ बटाने लगी। जब कभी अलग होने का ख्याल आता तो अपने भविष्य के बारे में भी सोचकर खुद को समझ लेती थी कि कहीं उसके बच्चे ने उसे बुढ़ापे में घर से बाहर निकाल दिया तो कैसा होगा। ये सोचकर उसने अपने इरादे बदल दिए और वो काँप जाती थी और फिर दोबारा अपने मन में गलत ख्याल नहीं आने देती थी। विमला जी और कौशल बाबू ये सोचकर खुश थे कि चलो, सुबह का भूला शाम को लौटा उसे भूला नहीं कहते हैं, और बहू की जगह अगर बेटी होती उसे भी वो इसी तरह समझाते। अंत भला तो सब भला। इसीलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हमें भी अपने सास ससुर को माँ बाप के तरीके मान सम्मान प्यार देना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे पति के माता पिता हैं। हमें परिवार को जोड़ कर चलना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद।